Hello everyone. Today we are going to talk about writing band descriptors. अब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आपको ये दे के बोल दिया जाए कि ये आपके बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपने टास्क 2 लिखना है आइल्स का, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्वियसली आधे तो इसको पढ़ेंगे ही नहीं, और जो आधे पढ़ेंगे उनको कुछ इसमें समझ में नहीं आएगा। तो हम अभी क्या करेंगे, ये वाले बैंड डिस्क्रिप्टर्स मैं आपको इस तरह से ऑब्वियसली नहीं कराऊंगी। हमारा मेन टारगेट होता है अबव 7 और 8 बैंड्स, तो हम अबव 7 वाले बैंड डिस्क्रिप्टर्स को ही डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली नॉट विद दिस पेज, विद एग्जांपल्स हम उन्हें डिस्कस करेंगे और आपकी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इजीली समझ आ सके चीजें। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो चलिए शुरू करते हैं बैंड डिस्क्रिप्टर्स को समझना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असेसमेंट क्राइटेरिया की, कि किस किस चीज पे आपके बैंड जो है वो डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड टास्क रिस्पॉन्स। यहाँ पे मैंने थोड़ी इजी लैंग्वेज में लिख दिया है जो आपको समझ में आ जाए। टास्क रिस्पॉन्स मीन्स जो टेक्स्ट आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना, समझना और आंसर देना जो कि सब्जेक्ट पे स्टिक रहे। अगर आपको क्वेश्चन इंटरनेट के बारे में पूछा गया है तो आपको सब्जेक्ट पे स्टिक रहना है। अगर आपको क्वेश्चन सोशल मीडिया के बारे में पूछा गया है तो आप सोशल मीडिया पे स्टिक रहोगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कोहेरेंस एंड कोहेजन की। बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफी कोहेरेंस एंड कोहेजन में काफी डाउट्स रहते हैं, उनको ये क्लैरिटी हो ही नहीं पाती कि कोहेरेंस एंड कोहेजन एक्चुअली उनमें क्या डिफरेंस है दोनों में आपस में, और एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है। कोहेरेंस का मतलब होता है जब आप आइडियाज को लिंक कर पाओ, आइडियाज को कनेक्ट कर पाओ। रिमेंबर, पैराग्राफ में बहुत सारे आइडियाज दे के काम नहीं बनता, हमें हमारे आइडियाज को लिंक करना होता है, जिसमें हम दिस, दे, इट ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ताकि हमारी जो कोहेरेंस है वो मेंटेन हो सके, हमारे आइडियाज जो है एक दूसरे के साथ लिंक हो सके। कोहेजन इज अचीव व्हेन सेंटेंसेस आर कनेक्टेड द सेंटेंस लेवल। मतलब अगर इसको और सिंपल भाषा में बोलूं तो कोहेजन मतलब कोहेसिव डिवाइसेस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड कनेक्टर्स। सही जगह पे सही कनेक्टर्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक्सिकल रिसोर्सेज मींस आप कितने अच्छे से वोकैबुलरी को यूज करें। याद रखना, लेक्सिकल रिसोर्सेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे वर्ड्स आप लगा दो, बहुत सारे वर्ड्स यूज कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको एक्यूरेट वर्ड एक्यूरेट जगह पे यूज करना है और टॉपिक रेलेवेंट वोकैब होनी चाहिए। बहुत भारी भारी वर्ड लगाने से बैंड स्कोर नहीं आएगा, करेक्ट वर्ड्स करेक्ट जगह पे लगाने से बैंड स्कोर आएगा। देन बात करते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी की। इसमें आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर देना आना चाहिए। यानी अगर मान लो आपने सिंपल सेंटेंस लिखा है तो आपको कंपाउंड सेंटेंसेस भी डालने हैं, कॉम्प्लेक्स, कंडीशनल। आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस कितने अच्छे से यूज कर पाते हो वो आपको देखना है। अब ऑब्वियसली बात है कि अगर आप आइल्स का एग्जाम दे रहे हो, आपके पास इतना टाइम तो नहीं है कि आप अलग अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस सीख सको। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स मैं आपको दूंगी जिनको यूज करके आप इजीली आइल्स राइटिंग टास्क 2 में 7 बैंड से ऊपर आप स्कोर कर सकते हो। तो अब हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले उठा लेते हैं टास्क रिस्पॉन्स को। जैसे कि मैंने बोला, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और वो आंसर देना है कि आप जो आपका टॉपिक रेलेवेंट रहे, आप टॉपिक से इधर उधर भटक नहीं सकते। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। तो जो जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, मेनी चिल्ड्रन दीज डेज हैव एन अनहेल्दी लाइफस्टाइल। यानी आजकल बहुत सारे बच्चों का जो है लाइफस्टाइल बहुत ही अनहेल्दी है, और वो कह रहे हैं कि बोथ स्कूल्स एंड पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट। अब सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो स्टूडेंट्स का सबसे पहले ध्यान जाता है इस मेन टॉपिक के ऊपर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और वो इसी को अपने आइडिया का सेंटर बना के अपना टास्क लिखना शुरू कर देते हैं। जबकि ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट है, इसके बारे में कोई भी बात उन्होंने नहीं पूछी हुई है। उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि आजकल बच्चों का जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अनहेल्दी है, लेकिन इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन से लेना देना किस चीज का है? अगली लाइन में जो उन्होंने बोला कि स्कूल्स एंड पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम? अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको ये बताना है कि क्या आप इस बात से सहमत हो या आप इस बात से कितना सहमत हो कि स्कूल एंड पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अनहेल्दी लाइफस्टाइल को हटाने के। सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर आप टॉपिक नहीं दे सकते, आप उसके कॉजेज या उसके बारे में बात, उसके इफेक्ट्स के बारे में बात नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या स्कूल और पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसको सॉल्व करने के लिए या नहीं। अगर आप सिर्फ स्कूल और पेरेंट्स की बात करते हो अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ,
तो आप टास्क रिस्पॉन्स में ज्यादा स्कोर अचीव करते हो। मगर अगर आप सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कॉजेज और इफेक्ट्स और उन चीजों पे बात करोगे तो आपके टास्क रिस्पॉन्स के बैंड कम हो जाएंगे। देन बात करते हैं कोहेरेंस एंड कोहेजन के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बताया कोहेरेंस एंड कोहेजन क्या होता है, लेकिन फिर से एक बार इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं। लॉजिकली ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज। आप अपने आइडियाज को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करो, क्लियर प्रोग्रेशन होना चाहिए, मतलब जैसे कि मैंने बोला दिस इट, ये सारी चीजें बीच में यूज होंगी, तो इससे आपका क्लियर प्रोग्रेशन आएगा, आपके आइडियाज आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। कोहेसिव डिवाइसेस का सही यूज होना चाहिए, कुछ अंडर यूज या ओवर यूज हो सकते हैं लेकिन लिमिट में होने चाहिए। कोहेसिव डिवाइसेस यानी कनेक्टर्स, जैसे बिसाइड्स, टू इल्यूसिडेट, फर्दरमोर, मोरओवर। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं जो ज्यादा स्कोरिंग होते हैं और कुछ कनेक्टर्स होते हैं जो कम स्कोरिंग होते हैं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देन प्रेजेंट्स अ सेंट्रल टॉपिक विद इन ईच पैराग्राफ। जैसे कि मैंने बोला कि आपका सेंट्रल टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब आप रीडिंग में पैराग्राफ हेडिंग्स करते हो तो आपने सुना होगा बहुत सारे ट्रेनर ये बोलते हैं कि आप फर्स्ट बॉडी सॉरी एक पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस को रीड करो ताकि आपको समझ में आ जाए पैराग्राफ में क्या बात हो रही है। सेम ये पैराग्राफिंग का रूल होता है, तो आपको याद रखना है कि आपको इस तरह से स्टार्ट करना है, इस तरह से एंड करना है अपने पैराग्राफ को कि आपका सेंट्रल टॉपिक जो है वो क्लियर रहे कि आप क्या बताना चाह रहे हो। देन जैसे कि मैंने बोला रेफरेंस यूज करनी है, इट, दिस, दे अगर आप यूज करते हो तो आप इजीली चीजों को कनेक्ट कर पाओ। ये सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं ये वैसे तो बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन ना तो इनमें कोई कनेक्टर है जो इनको कनेक्ट कर पाए, ना ही ये आइडियाज आपस में अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हम देखेंगे हर लाइन, एक तो सिंपल सेंटेंसेस बनाए गए हैं, दूसरा आइडियाज आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे। पहले कहा कि बहुत सारे लोग कार द्वारा ट्रेवल करते हैं, फिर कहा कि वो ट्रेवल करते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट है, फिर कहा है कि इससे एयर पोल्यूशन हो जाता है, फिर कहा है कि कुछ एयर कार्स को लिमिटेड कर देना चाहिए, फिर कहा है कि लिमिट करेंगे तो पोल्यूशन जो है कम हो जाएगा। तो आपस में इनका कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। तो ये आपने अगर ये लिखा है तो इससे मुश्किल आपके 5 या 5.5 बैंड आएंगे अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत लिखा गया है। इससे 5.5 से ज्यादा बैंड नहीं आ सकते अगर आप इतना सिंपल सेंटेंस लिखते हो तो। आपने लापरवाही का नतीजा है। तो अब आप कहोगे इसको लिखने का सही तरीका क्या है, तो सही तरीका है ये जिसमें हम कनेक्टर्स भी यूज कर रहे हैं और साथ के साथ हम चीजों को क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करिए। जैसे अगर हम देखें कार्स कॉज एयर पोल्यूशन, जो कार है वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है, सो विच मीन्स इसलिए नंबर शुड बी लिमिटेड इन सिटी सेंटर, तो सिटी सेंटर्स में इसका नंबर जो है लिमिटेड कर देना चाहिए। बाय डूइंग दिस, ऐसा करने से एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा। तो इससे हमने क्या किया, कनेक्टर्स भी यूज किए और हमारे आइडियाज भी आपस में कनेक्ट हो गए कि क्यों हम पोल्यूशन की बात करें, क्यों हम लिमिट करें और उससे होगा क्या। तो दूसरे सेंटेंस में हमने एज से शुरू किया है, एज कार्स पोल्यूट द एयर विद कार्बन एमिशन, क्योंकि जो कार्स हैं वो पोल्यूट कर देती है एयर को कार्बन एमिशन से। इट इज एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइस किया जाता है कि जो कार्स हैं वो लिमिटेड हो जानी चाहिए, स्पेशली पर्टिकुलरली इन सिटी सेंटर्स। देन अब हम बात करेंगे लेक्सिकल रिसोर्सेज की, जिसे हम बोलते हैं वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में आप अगर आपको 7 बैंड स्कोर करने हैं तो आपको सफिशिएंट रेंज ऑफ वोकैबुलरी यूज करनी है, बट याद रखो उसके लिए आपको गूगल से बड़े बड़े सिनोनिम निकाल के यूज नहीं करने, या भारी भारी से वर्ड यूज नहीं करने जिनका ना तो आपको मीनिंग आता है ना आप स्पेलिंग आती है, वैसे वाली वोकैबुलरी आपने यूज नहीं करनी है। लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम यूज करने, लेस कॉमन वर्ड्स यूज करने हैं जो आप आमतौर पर यूज नहीं करते, लेकिन याद रखो कि ऐसे वर्ड्स यूज नहीं कर देने जिनका आपको खुद को भी मीनिंग नहीं पता है और आपने पता चले भारी भारी वर्ड लगा दो। बहुत बार मैंने आपको ये चीज बोली है कि आपको फोकस करना है करेक्ट वोकैबुलरी के ऊपर जिसका यूसेज भी आपको पता हो, ठीक है? तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम वोकैबुलरी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने 2 के पार्ट में लाइंस है, 2 में डिवाइड करी है मैंने, एक मैंने सिंपल लाइन लिखी है, दूसरी मैंने थोड़ी सी बेटर वोकैबुलरी के साथ लिखी है। तो पहला अगर हम क्वेश्चन पढ़े, ओपनिंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट मेनी जॉब्स, ये लाइन जो है आपकी ऑब्वियसली 5.5 वाली लाइन है, लेकिन अगर आपको इसको 7 वाली लाइन बनाना है तो आपको थोड़ा सा बेटर वे में लिखना होगा। जैसे हमने ओपनिंग अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज की जगह यूज किया है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैन क्रिएट की जगह हमने यूज किया है जनरेट, एंड मेनी की जगह हमने यूज किया है एम्पल, एंड जॉब्स की जगह हमने यूज किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज।
देन अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, द पनिशमेंट इज अ गुड वे टू क्रिएट द फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स। द पनिशमेंट कैन बी एन इफेक्टिव अप्रोच, गुड वे को हमने इफेक्टिव अप्रोच किया है, क्रिएट द फियर के लिए हमने यूज किया है, इंस्टिल द फियर ऑफ इंस्टिल द फीलिंग ऑफ फियर इन द माइंड ऑफ क्रिमिनल्स। ईटिंग अलॉट के लिए हमने यूज किया है एक्सेसिव कंजम्पशन, कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इन फ्यूचर हेल्प मिले इससे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी की। वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोबारा से आपको सिंपली बता देती हूँ। यूजेस अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, आपको वेराइटी यूज करनी है, ट्राई करना है, टेंसेस में मिस्टेक्स कम हो, एंड स्पेशली पंक्चुएशन में मिस्टेक कम हो। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे उन्हें पंक्चुएशन के बारे में पता ही नहीं होता। तो पंक्चुएशन मीन्स कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, वो सारी चीजें आपको सही से इस्तेमाल करनी है, तभी आप 7 बैंड स्कोर कर पाओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। एक सिंपल सेंटेंस आपके सामने है, डॉक्टर्स मस्ट समटाइम्स वर्क लेट एट नाइट, लेकिन आप इसको बेटर वे में कैसे लिख सकते हो, डॉक्टर्स मस्ट समटाइम्स वर्क लेट एट नाइट बट द आवर्स कैन पुट अ स्ट्रेन ऑन देयर हेल्थ। ऊपर वाला सेंटेंस आपका सिंपल था, बीच में बट लग गया तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तीसरे वाले में देखिए, ऑल्दो से हमने सेंटेंस शुरू किया हमारा, ऑल्दो बीइंग अ डॉक्टर इज कंसीडर्ड अ गुड जॉब, हालांकि डॉक्टर होना अच्छी जॉब मानी जाती है। डॉक्टर्स मस्ट समटाइम्स वर्क लेट एट नाइट, लेकिन डॉक्टर्स को रात भर काम करना पड़ता है। तो इससे भी बेटर अगर सेंटेंस की बात करें, हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को मिक्स करके हम यूज करें, तो डॉक्टर्स मस्ट समटाइम्स वर्क लेट एट नाइट बट द आवर्स कैन पुट अ स्ट्रेन ऑन देयर हेल्थ इवन दो द जॉब इज कंसीडर्ड अ गुड। हालांकि जॉब को अच्छा माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स को रात तक काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल आपको कि आपको रेंज ऑफ स्ट्रक्चर यूज करना कैसे होता है, लेकिन इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले इन चीजों को एक्चुअल में आपने प्रैक्टिकल यूज में कैसे लेके आना है। अब बात करते हैं थोड़े सेंटेंसेस के डिफरेंस की, कि 5 बैंड का सेंटेंस कैसा दिखता है, 6 बैंड का कैसा, और 7 बैंड का कैसा दिखता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ताकि आप जान सके कि आप कौन से लेवल पे हैं और आपको कैसे ये चीजें इंप्रूव करनी है। तो अगर आप इन सबको इंप्रूव करना चाहते हो, अपनी राइटिंग टास्क 2 में ज्यादा स्कोर लेना चाहते हो, तो आपको इन बैंड स्कोर्स पे, बैंड डिस्क्रिप्टर्स पे बेसिकली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज से ही अपने बैंड डिस्क्रिप्टर्स को सामने रखो और फिर लिखना स्टार्ट करो टास्क को, और नोट करो लिखने के बाद कि आपने वो बैंड डिस्क्रिप्टर्स को फॉलो किया है या नहीं किया है।